तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे सारणिक का ही ये मतलब स्टेप है उपसारणिक। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि उपसारणिक क्या होता है और ये कोफैक्टर क्या होता है, मतलब सहगुणनखंड क्या होता है। देखिए उपसारणिक, यदि किसी सारणिक में कोई अवयव आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ में है तो आयवी पंक्ति तथा जेवी स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों से बने सारणिक को इस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। देखिए बच्चों, परिभाषा इसकी है कि यदि किसी सारणिक में कोई अवयव आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ में है तो आयवी पंक्ति तथा जेवी स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयव से बने सारणिक को इस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया है जो थोड़ा प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है, वो है ये। वास्तव में क्या है कि साड़ी में जो रो और कॉलम होते हैं उन्हीं का नाम है। आयवी पंक्ति है और जेवी स्तंभ है। मतलब यदि हम यहाँ पर लिख दें A2 3, यहाँ पर I का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा और J का जो मान है वो 3 हो जाएगा। अब किसी का नाम लेकर के परिभाषा हम लोग नहीं लिख सकते कि हम 2 पंक्ति ले लें और 3 जो है आपका स्तंभ ले लें, तो वहां पर क्या है अज्ञात संख्या ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं समझाने के लिए कि यदि किसी साड़ी में कोई अवयव दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो इसको हम लिखते हैं A2 3। तो A2 3 को छोड़ने के बाद जो अवयव प्राप्त होते हैं, मतलब जो अवयव बच जाते हैं, उनके द्वारा जो साड़ी बनती है उसे इस अवयव का उपसारणिक कहा जाता है। अब एग्जांपल देखिए इस पे। साड़ी को इस अवयव का उपसारणिक कहते हैं और इसे MIJ से निरूपित करते हैं। अर्थात अवयव A11, A12, A13 डॉट डॉट आदि के उपसारणिक को
क्रमशः ये क्रमशः M11। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा था आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ, तो आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बच जाते हैं उनके द्वारा जो सारणी प्राप्त होती है उसे हम लिखते हैं MIJ से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई अवयव अगर A11 होता और इसके द्वारा हमें उपसारणी का मान निकालना होता तो उस उपसारणी को हम क्या लिखते, तो उस उपसारणी को जो है हम M11 लिखेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि A11, A12, A13 डॉट डॉट आदि के उपसारणिक को क्रमशः M11, M12, M13 से निरूपित करते हैं। मतलब ये हुआ कि अवयव A11 का उपसारणिक ये बराबर हो जाता है A1। A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम छोड़ने के बाद जो शेष अवयव बचते हैं उनके द्वारा सारणी बनती है उसे हम क्या लिखते हैं, M11 लिखते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, आपसे यहां लिखा है 2, 3 का उपसारणिक, तो इसका जो उपसारणिक है तो इसको हम लिखेंगे M2, 3। ऐसे बहुत से लोग हैं, बस अंतर ये है कि यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है तो यहाँ क्या लिख दिया गया है, कैपिटल ए। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कोई सारणी यहाँ पे लिखा, ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, A33, एक सारणिक है। अब हमें इसका लिखना है उपसारणिक, तो यहां पर हम लिखेंगे अवयव A11 का उपसारणिक। तो परिभाषा क्या बताया गया है कि यदि किसी सारणी में कोई अवयव आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ में है तो आयवी पंक्ति और जेवी स्तंभ को छोड़ने के बाद शेष अवयव द्वारा जो सारणी प्राप्त होती है उसे हम उस अवयव का उपसारणी कहते हैं। मतलब A11, तो A11 का उपसारणी का मतलब ये हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम आप छोड़ दीजिए, तो ये पहला रो आपका छूट जाएगा और पहला कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, A22, A23, A32, A33। और ये जो सारणी आपके सामने लिखी हुई है परिभाषा के अनुसार इसे अगर हम नाम देना चाहें तो इसे हम बोलेंगे M11। मतलब इस सारणी का क्या नाम है, M11। अब इसी प्रकार देखिए 3x3 का हमने सारणी लिखा था। यदि हम आपसे बात करें कि अवयव A32, अब देखिए इसके पास 9 एलिमेंट हैं, तो 9 जो अवयव आपके पास है इन 9 अवयव की सहायता से इसके 9 उपसारणी बनेंगे। मतलब किसी सारणी के अंदर जितने अवयव होते हैं उन प्रत्येक अवयव का उपसारणी लिखा जाता है, तो जितने अवयव होते हैं उतने ही उसके उपसारणी बनेंगे। देखिए A32 का उपसारणी, अब परिभाषा को ध्यान रखा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है आपको, तो तीसरा रो आपका ये छूट जाएगा, ये लाइन पूरी छूट जाएगी, दूसरा रो मतलब ये लाइन छूट जाएगा। अब बताइए क्या बचा,
तीसरा रो छूट गया आपका, दूसरा कॉलम आपका छूट गया, क्या बचा आपके पास? तो आपके पास बचा A11 A12 A21 A23। तो यहां पर लिखा जाएगा, देखिए ये A11 A11 और यहां पर बचेगा आपका A13, फिर देखिए A21 A21 A23 A23 और इसे नाम क्या मिलेगा? देखिए कैपिटल एम लिख दिया गया, यहाँ 32 लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया गया 32। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उपसारणी की परिभाषा क्या है कि कोई भी अवयव जिस रो या जिस कॉलम में होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद जो शेष अवयव बनता है, प्लस शेष अवयव जो बच जाता है उसके द्वारा जो सारणी बनती है तो उस अवयव का हम क्या कहते हैं? उपसारणी कहते हैं। यदि वह अवयव ये 1 है तो उपसारणी को हम M11 से लिखेंगे, अवयव ये 2 3 है तो सारणी जो उपसारणी बनेगी उसे हम M23 से लिखते हैं। इसी तरह जैसा अवयव होता है वैसे उपसारणी का नाम पड़ जाता है, इसकी परिभाषा है। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उपसारणी के बाद में जो उसे मिलता जो परिभाषा है वो है सहगुणनखंड, और काफी महत्वपूर्ण हेडिंग है ये सारणी के लिए। सहगुणनखंड ये है क्या? किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह, मतलब धन या ऋण के साथ उपसारणिक होता है। मतलब ये भी एक प्रकार का उपसारणिक ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर थोड़ा चिन्ह का ध्यान देना है। मतलब जब उपसारणिक में हम लोग धन या ऋण चिन्ह का हम प्रयोग कर ले किसी नियम के अनुसार तो उसे हम उपसारणिक नहीं कहेंगे बल्कि हम सहगुणनखंड कहेंगे। अर्थात देखिए लिखा हो लास्ट में, अर्थात किसी अवयव का सहगुणनखंड ये बराबर होता है -1 का पावर r + c गुणे उपसारणिक, जहां r पंक्तियों की संख्या, और c स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। सहगुणनखंड को A11 A12 A13 ... से लिखते हैं। अब ऐसे हमने लिखा कि A11 कैपिटल A11 A12 A13 से लिखते हैं, तो किस अवयव के हैं? तो इनके संगत अवयव हमारे पास है वो A11 है, मतलब A11 का जो आपका सहगुणनखंड है वो A11 है। अगर हम अवयव का नाम ले A12 तो A12 का जो सहगुणनखंड मिलेगा इसे हम लिखेंगे A12, बस ये स्मॉल में है और ये कैपिटल में है से लिखते हैं। मतलब ये अगर देखा जाए कि किसके सहगुणनखंड है तो हम कहेंगे A11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम का यह सहगुणनखंड है। ये किसका है? ये पहला रो दूसरे कॉलम का है। और ये किसका है? तो ये 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला रो और तीसरे कॉलम का ये सहगुणनखंड है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार, परिभाषा की हम बात करें तो ये 1 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 M11। ये चीज M11 का मतलब क्या है? ये आपका उपसारणिक है। इन दोनों को जोड़ करके इसके ऊपर लगाया गया, पहला रो है और पहला कॉलम है। तो इस तरह से देखिए -1 का पावर जो हो जाएगा 2
M11, मतलब ये हो जाएगा M11। एक बात ध्यान रखा जाए, यदि इन दोनों का जोड़ सम है तो उपसारी का मान धनात्मक होगा, यदि इन दोनों का जोड़ विषम है तो उपसारी का जो मान है वो ऋणात्मक होगा। देखिए अब यहां पर हमने लिखा है A13, अब इसको हम जोड़ेंगे 3 और 1 4, तो यदि आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं M13, या ऐसा आप कह सकते हैं, ये 2 और 4 लिखा है, 2 और हम 3 लिख दे रहे हैं। अभी देखिए इन दोनों का जोड़ तो 2 और 3 5, तो यदि आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दे -M23। ये माइनस कैसे होगा, क्योंकि नियम आपका है कि -1 का पावर r प्लस सी, नंबर ऑफ रो और प्लस नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो और कॉलम को जोड़ करके -1 का हम पावर लगाते हैं। और हम जानते हैं कि -1 का पावर कोई सम संख्या है, तो -1 का मान धनात्मक 1 होता है, और -1 का पावर कोई विषम संख्या है तो -1 का जो मान होता है वो -1 होता है, जैसे लिखा गया है। देखिए अब हम यहाँ और समझा थोड़ा सा, 32 लिखा है तो नियम के अनुसार देखो -1 का पावर 3 + 2, यहां पे लेंगे 32, तो देखिए 3 और 2 5, तो -1 का पावर 5 तो माइनस होगा, तो इस तरह से हमने लिख दिया -M32, ये चीज है। तो ध्यान रखा जाएगा बार बार, चाहे इसको अब न लिखें, इसको चेक कर लिया करें कि 3 और 2 5 लिखा है, तो अगर ये 5 लिखा है तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 लिखा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो मान उपसारिक का होता है वही सहगुणनखंड का होता है। बस अंतर ये है कि हम वहां पर चिन्ह का ध्यान दे देते हैं, जो सहगुणनखंड है उसमें हम चिन्ह का ध्यान देंगे, मतलब उचित चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे और लिखेंगे उपसारिक ही। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में समझा रहा हूं आपको। अब देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिखा हूं सारणिक 1 -2 3 4 -4 5 -6 2 0 में प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक तथा सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक वर्ड लिखा है प्रथम पंक्ति, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पंक्ति का भी निकल सकता है, दूसरे पंक्ति का भी होगा और तीसरे पंक्ति का भी होगा। तो प्रथम पंक्ति में कुल कितने अवयव हैं 3, दूसरे में कितना है 3, तीसरे में कितना है 3। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सारणी में जो है कुल सहगुणनखंडों की जो संख्या है वो 9 होगी, लेकिन सबकी हमने बात नहीं किया है, हमने केवल आपको समझाने के लिए हम प्रथम पंक्ति की बात करते हैं। यदि आप चाहें तो इसी प्रकार जैसे हम प्रथम पंक्ति का भी ज्ञात करेंगे, आप लोग जो है दूसरे पंक्ति का ज्ञात कर लेना, तीसरे पंक्ति का ज्ञात कर लेना। अब देखिए इसके लिए सारणी जो हमारे सामने दी गई है डेल्टा बराबर, सारणी का नाम है 1 -2 3 4 -4 5 -6 2 और 0। सबसे पहला काम यह है कि प्रथम पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं। तो प्रथम पंक्ति के जो अवयव है वो 1 है, -2 है और 3 है। देखिए ये पहला पंक्ति ये वाला R1 1 -2 और 3, ये 1 जो है इसका नाम है A11 A12 A13। पहले यहाँ लिखा है 1 -2 और 3, इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें उपसारणिक लिखना है और इसका हमें सहगुणनखंड लिखना है। अब आप देखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयव कौन कौन से अभी बात किया गया है, 1 -2 3 है, यही हमारे पास अवयव। देखिए मेरे का अवयव 1 का उपसारणिक अब आपको ये देखना है कि जो ये 1 है ये किस रो और किस कॉलम में है।
तो इसका पहला रो है और पहला कॉलम है, छूट जाएगा। -2 3 पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला जो आपका रो है ये आपका छूट जाएगा और ये भी आपका छूट जाएगा, तो बचेगा -4 5 2 और 0, ये आपका है। सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसा रूल है इसका गुणा यहां से हो जाएगा 0 -10 इक्वल टू -10, ये हो गया। अवयव 1 का सहगुणनखंड, अब 1 किस रो कॉलम में है, तो पहला रो है और पहला कॉलम है, तो इसमें हमने ऊपर लिख दिया A11, ये अवयव ए का जो सहगुणनखंड है यहाँ पर नाम लिखा गया A11। अब इसको हम अगर जोड़ दें तो 1 और 1 2, तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा दिया गया और ये देखिए लिख गया, पहला रो छूट जाएगा और पहला कॉलम छूट जाएगा, यानी -4 5 2 0। सॉल्व कर लेंगे 0 -10 और ये आ गया -10। आपको ये नहीं देखना है कि उपसारणिक और सहगुणनखंड दोनों बराबर होते हैं, संख्यात्मक मान दोनों का बराबर होगा, बस चिन्ह कभी कभी बदल जाएगा, अगर वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और कभी बराबर भी हो सकता है, ये रो और कॉलम की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए दूसरे वाले को, अवयव -2 का उपसारणिक, इसमें बात हम बढ़ा दे रहे हैं, और -2 कहां पर है, तो पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो इसको आप बोल सकते हो M12। ये -2 कहां पर लिखा है, तो पहला रो में है और दूसरे कॉलम में है, ये M12। क्या लिखा जाएगा, तो पहला रो आपका छूटेगा और दूसरा कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा 4 और 5 4 5 -6 और 0, हल कर दिया जाएगा 0 + 30 = 30। अब देखो इसी के नीचे हम लिख रहे हैं अवयव -2 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, तो इसका नाम रहेगा A12। अब आप देखेंगे A12 का मतलब इसको जोड़ क्या है, तो 2 1 3, तो -M12। अब M12 का मान अभी हम निकाले हैं, यहाँ पर कितना आया है 30, तो ये बराबर आपका हो जाएगा -30। एक एलिमेंट और बचा हुआ है, देखिए अवयव 3 का, और ये 3 लिखा है 3 का उपसारणिक। अब आपको देखना है कि जो अवयव 3 है वो किस रो और किस कॉलम में है, तो हम देखते हैं कि पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो पहला रो है और तीसरा कॉलम है। देखिए पहले रो की संख्या होती है और बाद में कॉलम होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला रो छूट जाएगा, तीसरा कॉलम छूट जाएगा, मतलब पहला रो आपका ये छूट जाएगा, तीसरा कॉलम आपका ये छूट जाएगा, फिर क्या बचेगा, वो 2 बचेगा, उसको हम लिख देना है, तो 4 - 4 -6 और 2, सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 का यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई हो तो 8 हो जाएगा, -24 बराबर -16।
लास्ट में हमने फिर लिखा अवयव 3 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। इसका जो सहगुणनखंड है नाम क्या देंगे, कैपिटल A13। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखो 3 और 1 4, जोड़ने पे सम होता है। फिर यहाँ हम प्लस लगा देंगे और लिख देंगे M13। मतलब M13 का जो मान है वही आपको लिख देना है। तो M13 का मान कितना निकाला हो, -16। तो इस तरह से इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -16। तो हम क्या इसमें देखें कि किसी भी अवयव का उपसारिक का मान और उसके सहगुणनखंड के मान संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी चिन्ह विपरीत हो जाता है। ये प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको बताया गया है सहगुणनखंड की परिभाषा कि सहगुणनखंड किसी भी एलिमेंट का जो होता है ये बराबर होता है -1 का पावर r+c गुणे उपसारणिक। तो रो और कॉलम की संख्या को जोड़ करके हम -1 पे लगाते हैं, जो चिन्ह मिलता है हम उसको लिखते हैं और फिर उपसारणिक का मान लिख देते हैं। तो इस तरह से सहगुणनखंड हो जाता है। अब बात यह आती है कि क्या एग्जाम में दोनों सभी साथ में पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। कभी आपसे उपसारणिक का ही मान पूछ लिए, एक एलिमेंट का पूछ लिए, तो कभी सहगुणनखंड आपसे पूछा जाता है, कभी कभी सब आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आज इतना मेहनत के बाद आपको हमने क्या है प्रथम पंक्ति का बताया है, इसी तरह से आप दूसरे पंक्ति का भी निकाल सकते हो। दूसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं? 4 है, -4 है और 5 है। इनको छोड़ के आपको निकालना है। अब इसमें तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि इतना जो आपने मेहनत किया कि यहाँ भूल न जाए, उसका तरीका भी है। क्या है देखिए, ज्यादातर सवालों में हमें सहगुणनखंड ही निकालना रहता है। तो इसकी हम बात करेंगे। क्या पूछा गया था इसमें? ये कहा गया है कि प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों के सहगुणनखंड और उपसारणिक लिखना है। अब मान लिया कि प्रथम पंक्ति का हमें लिखना है, उपसारणिक भी लिखना है और सहगुणनखंड भी लिखना है। तो इसके लिए छोटा सा कार्य करना है। क्या? प्रथम पंक्ति के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आपको लिखा है 1 है, -2 है और 3 है। इनको छोड़ दीजिए और थोड़ा रफ का प्रयोग कीजिए, जो बच जाता देखिए हमने लिखा है 4, -4 और 5, -6, 2 और 0। मतलब पहला रो छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं इसको हमने रफ में लिख दिया है, स्पीड बढ़ाने के लिए, ये गलती भी ना हो और बार बार इसमें हमें देखना भी ना पड़े। अब इसके बाद में आपको अपने बाएं पंजे का प्रयोग कर लेना है। कैसे? देखिए, पहले एलिमेंट के लिए देखो हमने यहाँ पर पंजे रखी, क्या दिखाई पड़ा आपको? 4 का यहां से गुणा कर देना है, इसको यहां से कर देना है, जो मिलेगा वो M11 होगा। क्या होगा? ये 11 होगा। देखिए 4 का 0 से हुआ, 2 को 5 से हुआ, ये आ गया। अब पंजे को यहां रख देंगे, क्या दिखाई पड़ा? 4 का गुणा 0 से हो रहा है, -6 का 5 से हो रहा है, तो 0 और +30 ये हो जाएगा। अब पंजे को यहां रख देंगे, तीसरा आपका हो गया। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 -24 हो जाएगा -16। तो आराम से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे मान लिया जाए हमें सहगुणनखंड लिखना था, दूसरे पंक्ति का लिखना। देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि दूसरे पंक्ति का हमें सहगुणनखंड लिखना है, तो दूसरे पंक्ति के एलिमेंट कौन से हैं? 1, 2 और 3। इनको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 1, -2 और 3, -6, 2 और 0। ये चीज है। अब दूसरे पंक्ति के एलिमेंट का जो नाम होता है, ध्यान देना है आपको, इसका नाम है A21, A22 और A23। ये इनका नाम है। दूसरे पंक्ति के जो एलिमेंट्स होते हैं जो उनके सहगुणनखंड मिलेंगे, उनका ये नाम है A21, A22, A23। यदि भूल जाते हो तो कोई नियम नहीं, सुविधा के लिए हम लोग बोल देते हैं A21, A22, A23। ये आपका दूसरा पंक्ति है। A11, A12, A13 ये प्रथम पंक्ति के कोफैक्टर होते हैं। ये 31, ये 32 और ये 33।
ये जो लिखा हुआ है ये तीसरे पंक्ति के कोफैक्टर होते हैं और इनका चिन्ह भी हम बता सकते हैं। 3 और 3 6 प्लस होगा, 3 और 2 5 माइनस लगा दिया जाएगा, 3 और 1 4 हम प्लस लगा देंगे और माइनर को लिख देंगे वहां पे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि दूसरा लिखने लिए कि दूसरे पंक्ति का कोफैक्टर क्या है, डायरेक्ट समझा दे। देखिए 2 1, अब 2 1 का मतलब देखिए ये, अब क्या लिखिए चिन्ह देखो 2 1 3 या मान लगा दिया गया। अब देखिए इसका यहां गुणा किया -6 तो रिजल्ट कितना आ गया +6, सॉल्व हो गया। A 2 2 ये देखिए यहां पहुंच जाएंगे, क्या मिलेगा 1 का 0 से 0 + 18 और ये 18 हो जाएगा। A 2 3 ये देखिए 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, चिन्ह नेगेटिव में रहेगा और इसका यहां से -12 हो जाएगा, घटा देंगे तो +10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इस नियम का प्रयोग करिएगा। पहले नियम के अनुसार और उसके बाद में इस तरह का प्रयोग करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पहले पंक्ति का निकालना है तो पहले पंक्ति का पूरा एलिमेंट छूट जाएगा, दूसरे पंक्ति का निकालना है तो दूसरा पंक्ति का पूरा एलिमेंट छूट जाएगा, तीसरे पंक्ति का अगर निकालना है तो तीसरे पंक्ति का भी पूरा एलिमेंट हम क्रम से छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि उपसारणिक और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अब इसको आपको अभ्यास करना है।